हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह राज्य की अवधारणा से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो ये हैं कि राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य, सरकार और समाज में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, अथवा राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और क्यों है स्पष्ट कीजिए, राज्य की परिभाषा दीजिए तथा राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए इत्यादि। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप इनका उत्तर सार्थक रूप से तभी लिख सकते हैं जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. Students, राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य की परिभाषा देने से पहले यह भी आवश्यक है कि हम ये जान लें कि विभिन्न युगों में विभिन्न लेखकों ने किस तरह से राज्य के संदर्भ में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। विभिन्न लेखकों के राज्य के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रहे हैं, इन्हीं सब संदर्भों पर जान लेना समीचीन होगा। तो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल के अनुसार यदि राज्य को परिभाषित करें तो राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना है। रोमन विद्वान सिसरो के अनुसार राज्य एक बहुसंख्यक समाज है जो औचित्य की सामान्य भावना तथा लाभ में परस्पर भागीदारी के आधार पर संगठित होता है। इसी तरह से बोधा ने राज्य के संदर्भ में कहा है कि राज्य परिवारों और उनकी सामूहिक संपत्ति पर आधारित एक समुदाय है जो प्रभुसत्ता तथा तर्क द्वारा शासित होता है। ब्लंट शली महोदय के अनुसार यदि राज्य की परिभाषा कहें तो एक निश्चित भूभाग पर राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों को राज्य कहा जाता है। आधुनिक समय में भी विभिन्न लेखकों ने राज्य के संदर्भ में विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। विल्सन के अनुसार कानून के आधार पर एक निश्चित भूभाग पर संगठित जनता को राज्य कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का राज्य के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग मत है। यूनानी दार्शनिकों ने, यूनानी चिंतकों ने जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है, वहीं इसे एक अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए अनिवार्य भी माना है। प्लेटो, एरिस्टोटल ने भी इसको प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। संविदावादी विचारकों के अनुसार राज्य की जो परिभाषा दी गई है, यानी हॉब्स, लॉक, रूसो ने राज्य को एक यंत्र माना है तथा इसे एक समझौते का परिणाम माना है, जबकि मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है तथा आर्थिक आधार पर निर्मित एक सामाजिक ढांचा है। आदर्शवादियों में प्लेटो ने राज्य को विवेक तत्व की परिणति माना है। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्लेटो से लेकर फ्रांस के रूसो, जर्मनी के कांट तथा इंग्लैंड के ग्रीन एवं बोसांके ने राज्य को मानवीय विवेक की परिणति माना है तथा इसमें विवेक तत्व को महत्वपूर्ण कहा है। मैकाइवर ने राज्य को एक सामाजिक यथार्थ कहा है तथा बर्क महोदय ने कहा है कि राज्य ऐतिहासिक विकास की एक उपज मात्र है, और इस तथ्य का समर्थन बर्गेस ने भी किया है। इसी तरह से मोस्का, मैक्स वेबर, सिडनी वेब, लास्की, कोल, हॉब्सन आदि जो विचारक हैं, उन्होंने राज्य का विश्लेषण श्रेणी संबंधों के आधार पर किया है। व्यक्तिवादी दार्शनिकों के अनुसार या राजनीतिक विचारकों के अनुसार राज्य के संदर्भ में चर्चा करें तो व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो सहित उग्र व्यक्तिवादियों ने राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी माना है। अराजकतावादियों ने भी राज्य के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया है तथा अराजकतावादी एवं श्रमिक
संघवादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हुए इसके उन्मूलन पर बल देते हैं, जबकि बोदा, ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम इत्यादि विचारक राज्य को एक कानूनी संगठन मानते हैं। इसी तरह से बहुलवादी विचारकों के संबंध में, इनके मत के संबंध में चर्चा करें तो बहुलवादी विचारकों में डिग्वी, क्रैव, लास्की, बार्कर, लिंडसे तथा मैकाइवर महोदय ने राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय माना है। मैटलैंड, ब्लंटशली तथा कैफ का मत है कि राज्य एक कल्पना है जिसके पीछे कोई वास्तविक सत्य या तथ्य नहीं है। फिर भी राज्य मानव व्यक्तित्व की तरह एक वास्तविक व्यक्तित्व है, ऐसा इन्होंने माना है। कुल मिलाकर इन्होंने राज्य को एक स्थायी तथा सजीव संस्था कहा है, ऐसा बहुलवादी विचारकों का मत है। साम्यवी सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राज्य की जो परिभाषा दी गई है या राज्य के जो कंसेप्ट को स्पष्ट किया गया है, उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो, हॉब्स ने इसकी तुलना मानव शरीर से की है तथा इसे राजनीतिक सावयव माना है। 19वीं सदी यह प्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय हुई, यानी 19वीं सदी में यह जो टेंडेंसी थी वह बहुत फेमस हुई। इसके संबंध में विचार मंथन होने लगा। ब्लंटशली ने राज्य की तुलना पुलिस से एवं चर्च से की है तथा सर्वाधिकारवादियों ने, मुसोलिनी, स्टालिन इत्यादि ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकृत किया है। यूनानी विचारकों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि यूनानी फिलोसफर्स राज्य के संबंध में क्या मत रखते थे, तो यूनानी विचारकों ने राज्य को एक नगर राज्य, सिटी स्टेट की संज्ञा दी है तथा नगर राज्यों के लिए इन्होंने पॉलिस शब्द का भी प्रयोग किया है तथा रोमिनों ने राज्य के लिए सिविटास पॉलिस के अर्थ में और रिपब्लिका नागरिकता के अर्थ में प्रयुक्त किया है। इस तरह से विभिन्न विचारकों ने राज्य के संदर्भ में विभिन्न शब्दावलियों का चयन किया तथा इसे विभिन्न तरीके से परिभाषित किया। आधुनिक संदर्भों में यदि चर्चा करें तो आधुनिक संदर्भों में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। इसमें इन्होंने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्य के संदर्भ में चर्चा की, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। इसी तरह से राज्य के संदर्भ में योदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया, हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उसने समाज, राज्य तथा शासन तीनों को सम्मिलित किया, तीनों को इसमें उसने महत्वपूर्ण माना। लॉक तथा रूसो ने भी समुदाय शब्द का प्रयोग किया गया। राज्य के संदर्भ में यदि कुछ विद्वानों की अन्य परिभाषाओं को डिस्कस करें तो इसमें ब्लंटशली महोदय का मत है कि एक निश्चित प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं। इसी तरह से स्पेंसर महोदय ने कहा है कि राज्य एक ऐसी व्यापक संस्था है जो व्यक्तियों के परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। कांट ने कहा है कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। हीगल ने ऐसा माना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, जबकि गिलक्राइस्ट महोदय की परिभाषा ये है या इनका मत ये है कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो और बाह्य संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, ऐसे तत्वों से युक्त स्थान को इन्होंने राज्य माना है। इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं राज्य के जो तत्व हैं उनका भी उल्लेख किया है, जिसमें निश्चित भूभाग है तथा आंतरिक संप्रभुता एवं बाह्य संबंधों से अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त होने की बात इसमें कही गई है, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। लास्की महोदय ने राज्य के संदर्भ में परिभाषा ये दी है कि राज्य एक ऐसा भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है तथा अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। अतः इन्होंने इसमें राज्य की सर्वोच्चता को महत्वपूर्ण माना है। प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा बाह्य नियंत्रण से लगभग पूर्णतः मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इसके प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना पाई जाती है।
इन परिभाषाओं का यदि हम एनालिसिस करें तो राज्य के संदर्भ में विद्वानों ने ये माना है कि राज्य की परिभाषा देते समय सबसे बड़ी कठिनाई ये अनुभव होती है कि राज्य स्वयं कोई भौतिक तथा शारीरिक रूप नहीं है। राज्य केवल एक भावना है, एक विचार है या एक अनुभूति है जिसका जन्म मानवीय मस्तिष्क से होता है। इसके व्यवहारिक रूप का निर्माण 4 तत्वों की सहायता से होता है, यानी राज्य के अस्तित्व के लिए 4 तत्व अनिवार्य हैं, जिसमें भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, ये 4 एलिमेंट्स आवश्यक हैं। इसमें कई विद्वानों ने राज्य के किन्हीं 2 तत्वों को आवश्यक माना है, किसी ने 1 तत्व को आवश्यक माना है तथा किसी ने 4 तत्वों को भी आवश्यक कहा है। लेकिन गार्नर की परिभाषा सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें राज्य के 1 या 2 तत्व नहीं वरन 4 तत्वों का उल्लेख है। अतः कहा जा सकता है कि राज्य मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है और जिसके पास प्रभुसत्ता है, अर्थात जहाँ सरकार आंतरिक तथा बाह्य सभी नियंत्रणों से मुक्त होकर शासन करती है, उसे हम राज्य कह सकते हैं। राज्य के तत्वों के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो ये बात स्पष्ट है कि राज्य व्यवहार में एक भावना है, एक विचार है और एक अनुभूति है, जिसका उदय मानव मस्तिष्क से, मानवीय विचारों से होता है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसके संदर्भ में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों के किसी भी समुदाय को राज्य कहा जा सकता है यदि उसमें 4 तत्व विद्यमान हो, और ये हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग तथा प्रभुसत्ता। इसके साथ ही सरकार के तत्व को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। राज्य के तत्वों के संदर्भ में यदि कुछ विद्वानों के मत का अनुसरण करें या उनके संदर्भ में चर्चा करें तो सिजविक का ये मत है कि राज्य के आवश्यक तत्व से तात्पर्य है ऐसे समुदाय, या और अधिक सरल शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति समूह से है जो एक सरकार के प्रति भक्ति की भावना रखता हो, एक सरकार के प्रति समर्पित हो। इसके अतिरिक्त एक निश्चित प्रदेश पर सरकार का नियंत्रण हो, इसमें पर्याप्त संख्या में मनुष्यों का निवास हो। तो इस अवधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि सिजविक ने राज्य के संदर्भ में 3 तत्वों को आवश्यक माना है, जिसमें इन्होंने सरकार, भूभाग तथा निश्चित जनसंख्या। विलोबी के संदर्भ में या विलोबी के मत का अगर जिक्र करें तो हमें विदित होगा कि इसमें इन्होंने भी 3 तत्वों को ही अनिवार्य माना है। राज्य के संदर्भ में 3 तत्वों की अवधारणा को स्वीकार किया है तथा कहा है कि एक ऐसा जन समूह अथवा संप्रदाय जो सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हो। सरकार, दूसरा ये है कि सरकार तथा प्रशासन जो शासन कार्यों की देखरेख करे, तथा तीसरा यह है कि लिखित तथा अलिखित नियमों का संगठन जो शासन की सीमाएं निर्धारित करे। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने गार्नर के द्वारा प्रतिपादित जो परिभाषा है उसको महत्वपूर्ण माना है, तथा गार्नर ने, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया था या इसके संदर्भ में चर्चा की थी, कि 4 तत्वों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, जिसमें जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है तथा प्रभुसत्ता है। इन तत्वों के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनसंख्या यानी राज्य की जो जनसंख्या है या जो पॉपुलेशन का तत्व है वह भी एक आवश्यक तत्व है, और किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। इस संबंध में 2 मत नहीं है। बिना जनसंख्या के राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। एरिस्टोटल ने माना है कि जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक कम होनी चाहिए। यद्यपि उसने इस संदर्भ में कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने भी एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कम से कम 10,000 मानी है तथा कहा है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से राज्य के दूसरे तत्व भूभाग यानी टेरिटरी के संबंध में यदि डिस्कस करें तो राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व भूमि प्रदेश है। अनेक लेखक तथा राजनीतिक विद्वानों ने भूमि तत्व को, भूभाग तत्व को आवश्यक माना है राज्य के अस्तित्व के संदर्भ में। निश्चित भूभाग के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके संदर्भ में जो क्वेश्चंस उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, वो ये हैं कि किसी राज्य के पास कितनी भूमि होनी चाहिए, भूभाग के अंतर्गत व्यवहार में कौन से तत्व आते हैं तथा भूभाग का राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है।
राज्य की भूमि के क्षेत्रफल के संदर्भ में विद्वानों के जो विचार हैं वो परिवर्तनशील हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं। प्राचीन काल में यानी एंशियंट टाइम्स में छोटे छोटे राज्यों की अवधारणाओं को पसंद किया जाता था तथा सीमित साधनों के कारण शासन तथा सुरक्षा की व्यवस्था सरलता से की जा सकती थी। जबकि आधुनिक जो समाज है वह विशाल राज्यों का है, क्योंकि विज्ञान की उपलब्धियों के कारण आवागमन, संचार आदि से जो संबंधित समस्याएं हैं वो प्रायः खत्म हो चुकी हैं। वर्तमान विश्व में अमेरिका, भारत तथा चाइना जैसे विशालकाय राज्य हैं जो प्रायद्वीप के एक विशाल भाग को, एक विशाल हिस्से को घेरे हुए हैं, और दूसरी ओर ऐसे छोटे राज्य भी हैं जिनका क्षेत्रफल 38 वर्ग मील है। अतः राज्य के संदर्भ में कितनी भूमि होनी चाहिए, राज्य के पास कितनी भूमि होनी चाहिए, इसके संबंध में कुछ निश्चित मत व्यक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन भूमि तत्व को या भूभाग को राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक माना गया है। इसी तरह से गवर्नमेंट यानी सरकार भी राज्य का एक महत्वपूर्ण तीसरा आवश्यक तत्व है। सरकार ही वह साधन अथवा एजेंसी है जो राज्य के संपूर्ण कार्य संचालित करती है। इस दृष्टि से सरकार के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। यह राज्य की इच्छा का निर्माण करती है, राज्य की इच्छा को प्रकट करती है तथा राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करती है। राज्य का जो अंतिम तत्व है वह संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, तथा ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, या ये कहें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। बिना संप्रभुता के किसी भी राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अन्य समुदायों की भांति राज्य भी एक समुदाय है, लेकिन इसकी तुलना एक विशिष्ट समुदाय से की जाती है, या इसको यह स्थान विशिष्ट स्थान इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि इसके पास संप्रभुता का तत्व विद्यमान है। कहने का आशय है कि राज्य बलपूर्वक अपने नियमों तथा आदेशों का पालन करवा सकता है, जबकि अन्य समुदाय ऐसा नहीं कर सकते। राज्य को यह शक्ति संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता के माध्यम से ही प्राप्त होती है। प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि राज्य की जो शक्ति है वह सर्वोच्च है। राज्य एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संस्था है। व्यवहार में प्रभुसत्ता के 2 रूप होते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता तथा दूसरी बाह्य संप्रभुता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य के निर्माण में जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता अनिवार्य है। इनके बिना राज्य जो कॉन्सेप्ट है, राज्य की जो संकल्पना है वह अस्तित्व में नहीं आ सकती। यदि इनमें से एक भी तत्व समाप्त हो जाता है तो राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में ये चारों तत्व मिलकर ही राज्य को एक भौतिक तथा शारीरिक स्वरूप प्रदान करते हैं, तथा राज्य का जब भौतिक स्वरूप समाप्त हो जाता है तो वह भावना भी खत्म हो जाती है जो कि राज्य के अस्तित्व से संबंधित है। अतः इन चारों तत्वों का होना राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे